इसराइल से खबर आ रही है कि इसराइल यहाँ पर जो गाज़ा का इलाका है वहाँ पर पोस्ट वार जब हमास को ख़त्म कर लिया जाएगा तो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो जो इसराइल है उसके लिए उसने अपना जो प्लान है उसको आज उसने रखा है। और प्लान में उसने ये कहा है कि जो गाज़ा का जो इलाका है उसमें फ़िलहाल के लिए कुछ पॉकेट को चुना जाएगा। नॉर्थ गाज़ा का एक जगह है डिस्ट्रिक्ट, उसको मॉडल के रूप में अभी सामने रखा है। तो उसमें होना ये है कि इस जगह में ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसराइल फ़िलिस्तीन लोगों को सरकार की जिम्मेदारी देगा और सरकार की जो जिम्मेदारी होगी वो केवल सिविलियन पर्पस से होगी। तो ये जो सरकार बनाई जाएगी तो इसमें ना तो हमास का कोई शामिल होगा, ना ही इसमें फ़िलिस्तीन अथॉरिटी का शामिल होगा। तो अगर ये जो मॉडल है ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है कुछ समय के लिए तो इस मॉडल को दूसरे भागों में भी अपनाया जाएगा और पूरे गाज़ा में इस मॉडल के तहत सरकार चलाई जाएगी। तो ये जो पोस्ट वार सिनारियो जब हो जाएगा, जैसे हमास को ख़त्म कर लिया जाएगा, तो उसके बाद ये पूरे गाज़ा में इसी तरह से सिस्टम चलेगा। और जो फ़िलिस्तीन लोग हैं जिनका ना तो हमास से संबंध है ना ही पीए से संबंध है, तो वो यहाँ पर सिविलियन उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। उनके पास मिलिट्री जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि जो मिलिट्री है मिलिट्री का जो जिम्मेदारी होगी वो इसराइल के अपने पास रखेगा। और इसराइल ने कहा भी रखा है कि वो जो 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो इसराइल ने यहाँ पर 2006-07 से अपने मिलिट्री प्रेजेंस को हटा दिया था और उससे जो है हमास उसने इतनी तैयारी कर ली थी कि उसने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया था। अगर यहाँ पर इसराइल का प्रेजेंस रहता तो हमास इतना तैयारी नहीं कर पाता और ना ही इसराइल के ऊपर हमला हो सकता था। तो इसराइल ने एक सबक लिया है कि उसको गाज़ा में मिलिट्री प्रेजेंस को बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्राम है इसके तहत ख़ास ये है कि इसमें फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को कोई भी रोल देने से मना कर दिया गया है। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी एक वेस्ट बैंक का इलाका पड़ता है, वहाँ की वो सरकार है और वेस्ट बैंक में जो सरकार चल रही है वो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की चल रही है। तो अमेरिका का अपना प्लान है। अमेरिका ने कहा था कि जो गाज़ा का इलाका है जहाँ पर लड़ाई ख़त्म होने के बाद यहाँ पर पीए की सरकार को लाना चाहिए और इसराइल इसके खिलाफ़ है। उसने कहा कि हम पीए की सरकार को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल का कहना ये है कि जो पीए है वो भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमास के जैसे ही है। और इसराइल का जो प्लान है उसमें उसने ये जग जाहिर कर दिया कि वो गाज़ा में अपने जो पकड़ है जो उसने अक्टूबर 7 के बाद से बनाई है इस इलाके में उसको छोड़ने वाला नहीं है वो। और इस प्लान में होना ये है कि जो कभी भी इसराइल को अगर ऐसा लगेगा कि गाज़ा की तरफ से उसके ऊपर कुछ खतरा है तो वो अपना एक्शन ले सकता है गाज़ा में। वो उसको कोई रोकने वाला रहेगा नहीं, क्योंकि जो मिलिट्री का जो पावर है वो इसराइल के पास ही रहेगी। तो हमास की तरफ से स्टेटमेंट आया है। हमास ने कहा है कि जो प्लान है इसराइल का ये फेल होगा, पक्का है ये फेल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो इसराइल है ये यहाँ पर रीऑक्यूपाई करना चाह रहा है, यानी कि 2004-05 का जो सिस्टम है उसको लाना चाह रहा है। तो इसराइल हमास ने कहा है कि हम इसके प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और ये भी एक खतरा है, इसराइल को इस बात का पता है कि हमास इस प्लान को सैबोटेज करने की कोशिश करेगा। तो इसराइल को अगर ये प्लान को सक्सेसफुल करना है तो उसको पहले हमास का पूरी तरीके से सफाई करना पड़ेगा। हमास की जो हमास के जो फाइटर है उनका भी सफाई करना पड़ेगा और जो हमास की आइडियोलॉजी है उसका भी सफाई करना पड़ेगा। जो आईसीजे में इस समय केस चल रहा है ऑक्यूपाइड टेरिटरी, जो फिलिस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जिसमें इसराइल ने कब्जा करा हुआ है, वो उसका आज चौथा दिन था और चौथे दिन में आज जापान का नंबर आया। जापान के जो डेलीगेशन था उसने अपनी बात रखी है इस केस में। और जापान के डेलीगेशन ने कहा है कि कोई भी देश वो लॉ से बड़ा नहीं होना चाहिए, लॉ से कानून से बड़ा कोई देश नहीं होना चाहिए। और जापान के डेलीगेशन ने ये कहा है कि जो इसराइल है उसने जिस प्रकार से इंटरनेशनल लॉ का डिसरिगार्ड किया है उसको उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और ये भी हमको देखना चाहिए कि कौन देश है जो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो जापान की जो स्ट्रॉन्ग बात की है उसने इसराइल के खिलाफ। और इंटरनेशनल लॉ की जो बात कर रहा है जापान, वो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो इलाका है ये पूरा जिसमें इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो फ़िलिस्तीन का इलाका है और इसराइल को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। ये इलाके वो पड़ते जो 1967 की लड़ाई के बाद इसराइल ने जिनमें कब्जा कर लिया था। केवल इसराइल है जो इस इलाके को अपना भाग मानता है, बाकी दुनिया भर के जितने देश है वो इस इलाके को फ़िलिस्तीन का ही भाग मानते हैं। इस इलाके में जैसे जेरूसलम हो गया और जेरिको हो गया, इसके अलावा कुछ और शहर है जो ऑक्यूपाई शहर है और इनकी जो आबादी है लगभग 4 लाख की है जो सेटलर यहाँ पर बस रखे। तो इसराइल से कही जा रही है बात कि जो सेटलर है उनको यहाँ से हटाया जाए। ये इंटरनेशनल लॉ में भी कहा गया कि जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी में जो ऑक्यूपायर है उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो केस है इसमें लगभग 50 देश कुल मिलके अपना सबमिशन देंगे। अभी तक पहले दिन जो था कार्रवाई का उसमें फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो
फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए थे कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा था कि इसराइल को इस इलाके से तुरंत ही अनकंडीशनल इसको विड्रॉ करना चाहिए। और दूसरे दिन साउथ अफ्रीका का डेलीगेशन आया था। साउथ अफ्रीका के डेलीगेशन ने कहा था कि जो ये ऑक्यूपाई एरिया में जो इसराइल का काम है वो अपार्थाइड सिस्टम से भी बुरा है। जो 90 के दशक में साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था जिसमें काले लोगों के साथ बहुत ही जुल्म होता था, गोरे लोग उनको अत्याचार करते थे। उसी तरीके से जो ये इलाका है ऑक्यूपाइड टेरिटरी, उसमें जो इसराइल के सेटलर है वो फ़िलिस्तीन लोगों के साथ अपार्थाइड सिस्टम से भी ज़्यादा बुरा सलूक करते, उनके साथ मारपीट करते, उनको कई बार उनकी हत्या कर लेते हैं। और जो हत्या करने वाले इसराइली लोग हैं, सेटलर हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। तो साउथ अफ्रीका ने भी इसराइल की बहुत ही ज़्यादा आलोचना की थी। तीसरे दिन अमेरिका का नंबर था, अमेरिका का जो डेलीगेशन था वो आया था और अमेरिका के डेलीगेशन ने इसराइल का बचाव किया था और कहा था कि कोर्ट इस मामले में फ़ैसला ना दे। और अमेरिका का कहना ये था कि जो 7 अक्टूबर का अटैक है उससे ये लगता है और इससे ये क्लियर भी होना चाहिए कि इसराइल का जो सिक्योरिटी प्रेजेंस इस पूरे इलाके में होना चाहिए। आज के दिन नंबर आया था जापान का, जापान के ने अपनी बातें रखी है और ऐसे ऐसे करते करते 50 देश कुल मिल के अपना सबमिशन देंगे। और कोर्ट में ये जब केस है तो कोर्ट ने आखिरकार कुछ महीनों बाद जब भी उसका जजमेंट आएगा तो उस जजमेंट में उसने 2 तरीके के जजमेंट वो दे सकता है। एक तो विड्रॉ करने का जजमेंट दे सकता है या फिर दूसरा स्टेटस को का जजमेंट दे सकता है। विड्रॉ का जजमेंट देगा तो इसराइल को विड्रॉ करने का जजमेंट के तहत उसको अपने जो सेटलर कॉलोनी है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। हालांकि जो जजमेंट होगा वो एडवाइजरी होगा, उसका कोई लीगल उसकी वैल्यू नहीं होगी, वो केवल एडवाइस होगी। दूसरा जो फैसला होगा वो स्टेटस को का होगा। स्टेटस को में इसराइल का जो बात है यानी कि इसराइल कॉलोनी जो उसने बात की है कि हमको कॉलोनी अपनी सिक्योरिटी पर्पस से चाहिए, तो अगर जो कोर्ट है उसकी बात से सहमत हो जाता है तो स्टेटस को के फैसले के तहत इसराइल को काफ़ी बड़ी जीत होगी। लेकिन ये जीत उसको मिलनी लगभग नामुमकिन है। केवल अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो इसराइल के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रखा है और जितने भी देश आने वाले समय में वो अपना सबमिशन देंगे तो सबके सब इतना पक्का है कि इसराइल की आलोचना वो ज़रूर करेंगे। आज के दिन इसराइल में एक 20 साल का एक नौजवान की हत्या हो गई थी और ये जो हत्या हुई थी ये चेक पॉइंट के सामने हुई थी। चेक पॉइंट में शूटिंग की घटना हुई थी तो उसमें 3 फ़िलिस्तीन लोगों ने उन्होंने गोलीबारी की थी। वहाँ पर बंदूक गोलीबारी करके उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। तो उसमें जो चेक पॉइंट के सामने कार खड़ी हो रखी थी तो उसके ऊपर फायरिंग हुई थी। तो उसमें एक 20 साल का व्यक्ति जो इसराइली था वो मारा गया और 5 लोग घायल हो गए। तो ये जो 3 लोग थे जो हमलावर थे उनको 3 में से 2 को मार गिराया गया और एक को पकड़ लिया गया है। तो ये जो इसराइल ये जो कार्रवाई हुई थी तो ये हमलावर ने जो अंजाम दिया था अपने घटना को ये वेस्ट बैंक के इलाके में दिया था। और ये वेस्ट बैंक का इलाका यहाँ पर ये ऑक्यूपाइड एरिया है और यहाँ पर इसराइल के काफ़ी लोग बसे हुए हैं। तो यहाँ पर जब से 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ है तब से ये जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वहाँ पर हिंसा की घटनाएं बढ़ने लग गई है क्योंकि यहाँ पर 50% पॉपुलेशन इसराइली सेटलर की है और 50% पॉपुलेशन फ़िलिस्तीन लोगों की है। तो ऐसे में दोनों के संबंध इस समय काफ़ी बिगड़े हुए हैं। आज के दिन इसराइल ने स्ट्राइक किया था गाजा में और जो स्ट्राइक था इसमें रफ़ा के इलाके में स्ट्राइक होता है जिसमें एक घर में स्ट्राइक हुआ था जिसमें उस घर में 4 लोग थे और चारों की मौत हो गई है। दूसरा स्ट्राइक सेंटर गाजा के इलाके में हुए थे, लगभग 6-7 स्ट्राइक हुए थे उधर और वहाँ पर स्ट्राइक में 44 लोग मारे गए जिसमें से 14 बच्चे और 8 महिलाएं। कुल मिला के अभी तक जो गाजा में मरने वालों की तादाद है वो 30,000 तक पहुँचने वाली है। यूएन का जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि वो नॉर्थ गाजा का जो इलाका है जो 1-2 महीने से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर स्थिति बुरी है खाने पीने को लेकर। लोग वहाँ पर खाने उनको नहीं मिल पा रहा है तो घास फूस खाने को मजबूर हो रहे हो, एनिमल फूड खा रहे हो और साथ में पानी भी उनको नहीं मिल रहा है तो वो खड्डा खोद के वो पाइप को ढूंढ रहे हैं और पाइप अगर उनको मिल रहा है तो पाइप को जो डिसजॉइंट कर रहे हैं और वहाँ से तब वो पानी की अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इस समय नॉर्थ गाजा की बहुत ज़्यादा बुरी है, उनको ना पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है। तो यूएन कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कन्वाई लेके जाए और यहाँ पर सप्लाई वो लोगों तक पहुँचाए। अभी उसने कोशिश की थी सप्लाई पहुँचाने की, उसने एक प्लान बनाया था जिसके तहत वो 1 हफ्ते में 10 कन्वाई को लेके जा रहा था नॉर्थ गाजा में, ये उसका प्लान था। लेकिन जब उसका एक कन्वाई निकला था, ट्रक निकला था जब सप्लाई लेके, तो उस ट्रक के ऊपर हमला हो गया था और हमला फ़िलिस्तीन लोगों ने किया था क्योंकि उनको भूखमरी इतनी ज़्यादा है कि उनको जब दिखा कि सप्लाई आ रही है तो उसमें टूट पड़े और वो सप्लाई लेके भाग गए।
तो उस ट्रक में जहाँ पर सप्लाई जा रही थी उससे पहले ही उस सप्लाई को लूट लिया गया और उस ट्रक के जो ड्राइवर है उसके साथ मारपीट भी हुई थी। और तो इसके बाद जो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो ये प्रोग्राम चला रहा था, प्लान निकाल रहा था जो, तो उसने अपना प्लान को अब कैंसिल कर दिया और उसने कहा है कि हम अब नॉर्थ गाज़ा में सप्लाई नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो नॉर्थ गाज़ा है उसमें सप्लाई जाने से पहले वो लूट पाट हो सकती है। तो इसी को लेकर इन्होंने फैसला सुनाया है। और अभी क्योंकि नॉर्थ गाज़ा में फूड सप्लाई किसी न पहुँचानी तो है, वहाँ पर 1 लाख लोग हैं। तो आज के दिन खबर ये भी आई है कि जो यूके है उसने जॉर्डन के साथ मिलकर यहाँ पर एयरलिफ्ट किया था सप्लाई को। और गाज़ा के जो नॉर्थ गाज़ा का एक हॉस्पिटल है, अल अवा हॉस्पिटल, तल अल अवा हॉस्पिटल है ये, तो यहाँ पर सप्लाई पहुँचाई गई। और ये जो सप्लाई है इसको जॉर्डन की एयरफोर्स ने यहाँ तक पहुँचाई। और इसमें जो सप्लाईज़ थी 4 टन के लगभग सप्लाईज़ थी, जिसको ब्रिटेन ने फंड किया था। तो ब्रिटेन और जॉर्डन का ये जॉइंट प्रोजेक्ट था ये, और इसके तहत नॉर्थ गाज़ा में 4 टन सप्लाईज़ को पहुँचा दी गया। ये एरोप्लेन की मदद से पहुँचाया गया था। और इसके तहत 4 टन सप्लाई, जो कि अभी भी काफ़ी कम है, ये तो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश है किसी भी तरह से ये सप्लाईज़ को पहुंचाया जाए लोगों तक। तो इससे पहले भी खबर आई थी कि जो खान यूनिस के इलाका है वहाँ पर भी जॉर्डन ने फ्रांस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया था, जिसमें जो सप्लाईज़ थे उसको खान यूनिस का एक हॉस्पिटल है वहाँ पर ड्रॉप किया गया था सप्लाईज़ को। तो ये कोशिश भी चल रही है एयरलिफ्ट करके सप्लाईज़ को पहुँचाया जाए। यूके पार्लियामेंट में कल के दिन सीज़ फायर रेजुलेशन जो SNP पार्टी ला रही थी उसके ऊपर मतदान हुआ था। तो इसमें काफ़ी वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा चाउस हो गई वहाँ पर। चाउस इस वजह से हुआ क्योंकि जो तीनों पार्टी बड़ी बड़ी है, SNP, लेबर और कंजर्वेटिव, तो इन तीनों पार्टी ने अपना अपना रेजुलेशन पेश किया और उस रेजुलेशन को तीनों पार्टी का एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो ये इससे सवाल ये उठा है कि क्योंकि रेजुलेशन तो SNP द्वारा लाया गया था, तो फिर इन लेबर पार्टी का रेजुलेशन जो आखिरी मौके में उसने पेश किया तो उसको क्यों एक्सेप्ट किया गया। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि जो रेजुलेशन था वो था सीज़ फायर का, इमीडिएट सीज़ फायर का रेजुलेशन SNP लाई थी। और उसने रेजुलेशन में कहा था कि ये लड़ाई को रोकना है गाज़ा में। और ये रेजुलेशन को, अगर ये केवल एक रेजुलेशन आया था तो इसमें हो दिक्कत ये थी कि लेबर पार्टी के कुछ मेंबर इसके पक्ष में वोट देते, कुछ इसके खिलाफ में देते। तो लेबर पार्टी ने अपनी पार्टी में फूट को रोकने के लिए उसने खुद अपना एक रेजुलेशन अपना पेश किया अपनी पार्टी की तरफ से। और वो रेजुलेशन में उसने ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर की बात की। तो ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर थोड़ा सॉफ्ट इशू है इसराइल के प्रति देखा जाए तो। ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर में अगर इसको इमीडिएट सीज़ फायर से कंपेरिजन किया जाए तो ये सॉफ्ट है ये, और इसमें इसराइल के प्रति ये सॉफ्ट है ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर। तो इससे लेबर पार्टी को लगा था कि उसकी पार्टी के अंदर बगावत नहीं होगी। और सवाल ये उठ रहा है कि क्यों स्पीकर ने लेबर पार्टी का रेजुलेशन को एक्सेप्ट कराया और क्यों उसको मतदान के लिए पेश किया। तो इसी को लेकर अभी चाउस की स्थिति बनी रही। अब वहाँ पर खबर ये भी चली कि जो स्पीकर है उसको निकालने की बात हो रही है और SNP उसके खिलाफ मोशन लेके आएगी।